हे महाकाल, घर पे पड़े पड़े भी बड़ा बोरियत सी होती है। अरे क्या करूं, मेरा काम करने का ही मन नहीं करता। जब आराम से खाने को मिल रहा है मैं काम क्यों करूं। और कुछ तो करना पड़ेगा इस बोरियत को दूर करने के लिए। ऐसे कब तक ही चलेगा। चलो थोड़ा बाहर ही घूम आता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा ही मनोरंजन हो जाए। ये हैं गोभीलाल जी। गोभीलाल का जीवन बड़ा ही सिंपल तरीके से बीतता है, क्योंकि वह एक कामचोर व्यक्ति हैं। उनका कोई काम करने का मन ही नहीं करता। वह सोचते हैं कि जिंदगी एक ही मिलती है, तो क्यों ना उसे अच्छे से जिया जाए। इसलिए वो जैसे तैसे करके अपना गुजारा करते थे। उनके माता पिता उनके लिए घर छोड़ के चले गए थे, तो वो वहाँ पर आराम से रहा करते थे। एक दिन गोभीलाल जी अपने घर से बाहर आते हैं, तो वे देखते हैं कि गांव की गाय हैं 4। वो खड़ा था। गोभीलाल देख के कहता है कि इतनी मेहनत इंसान क्यों ही करता है। तभी गोभीलाल उस व्यक्ति जिसका नाम था रमेश, उसके पास आता है और फिर उससे बोला, अरे रमेश भाई, तुम भी जब देखो तब काम ही करते रहते हो। अरे थोड़ा आराम भी करना चाहिए, एक ही तो जिंदगी है। अब अगर जिंदगी में काम करते करते चले गए ऊपर तो कौन देखेगा। आराम करा करो, इतना काम करने से कोई फायदा होता है क्या। मेरी तरह बनो। रमेश गोभीलाल से बोला, अरे गोभीलाल भैया, अब तुम ही हो और हम ही हैं। मेरे परिवार है, मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं थोड़ी ना आपकी तरह काम चोरी कर सकता। मेरे को तो कमाना ही है, कमाने से ही घर चलता है। ये कहने की बात है एक की जिंदगी, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो पैसा चाहिए ही। गोभीलाल को वहाँ अच्छा नहीं लगता और फिर वह थोड़ी देर आगे की ओर निकल आता है। तभी वह एक जंगल की ओर आता है और वह खुद से बात करते हुए बोला, जब देखो तब मुझे लोग सुनाते ही रहते हैं, अरे मेरी जिंदगी मेरा मन, मैं जैसे तैसे जीऊं। नहीं मेरा मन है काम करने का तो मैं काम क्यों ही करूं। और बात तो ये है कि मेरा अकेलापन नहीं कट रहा। सोच रहा हूँ शादी ही कर लूं। क्या पता शादी करने से मेरी जिंदगी खुद में खुद बदल जाए। इतना बोलकर गोभीलाल अपने चाचा, जिनका नाम था अनुज, उनके पास जाता है और उनसे बोला, अरे गोभीलाल, तुम हमारे घर पे कैसे। क्या हुआ, बड़े ही चिंतित लग रहे हो। सब खैरियत तो है। गोभीलाल अपने चाचा से बोला, अरे क्या चाचा, आप भी मजाक बना लो। अरे मैं ये कहने आया था कि देखो जिंदगी तो मेरी अच्छी चल ही रही है, परंतु मेरे ब्याह करवा दो, शादी वादी करवा दो मेरी। जिस दिन नहीं कट रहे, रात नहीं कट रही, थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या पता मैं सुधर ही जाऊं। करवा दो ना शादी। अरे भाई, तुझसे तेरी शादी करवा के मुझे पागल थोड़ी ना होना है। तू काम ना करता ना धंधा करता, कुछ करता धरता है नहीं। कमाएगा क्या, अपनी बीवी को खिलाएगा क्या। मेरा ही गला पकड़ेंगे सब बाद में। अरे चाचा, क्या ही चिंता कर रहे हो। अपने बेटे पे भरोसा रखो। कोई नहीं, मैं कर लूंगा काम। आपकी बहू को भूखा नहीं रखूंगा। क्या पता मैं सुधर ही जाऊं। सबकी देखो, सबका परिवार है तो सब अपने काम पे लगते हैं। मेरा परिवार नहीं तो मैं काम ही नहीं करता। शायद ये भी तो एक काम हो सकता है ना। फिर गोभीलाल अपने चाचा अनुज को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और फिर अनुज भी सीरियस होके गोभीलाल की एक शादी करवा ही देता है। उसकी शादी एक सरिता नाम की महिला से होती है। सरिता सर्वगुण संपन्न महिला है जो अपने परिवार का ख्याल रखने में माहिर है। सरिता जब गोभीलाल के घर पहुंचती है तब गोभीलाल सरिता से बोला, अरे सरिता, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है। कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ। बड़े दिन हो गए कुछ अच्छा सा नहीं खाया। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं आपके लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। आखिर आज मेरी पहली रसोई है। फिर सरिता अपने रसोई घर में आके खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते हुए ये देखती है कि हाँ, उसके घर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है ही नहीं, परंतु उसकी पहली रसोई होती है तो वो ज़्यादा बातें नहीं करती और अच्छा सा बना के अपने पति को और अपने लिए परस देती है। गोभीलाल को खाना काफ़ी पसंद आता है और फिर ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। करते करते 2 हफ्ते हो जाते हैं और फिर एक दिन
जब सरिता किचन में पहुंचती है तो वह देखती है कि सामान तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। तब वह खुद से बातें करते हुए बोली, हे भगवान, सामान तो है ही नहीं कुछ, मैं बनाऊंगी क्या? ये भी काम पे नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। काम पे जाएंगे तभी तो 2-4 पैसे आएंगे घर में। अब इनसे बोलना ही पड़ेगा सीरियस होके जरा। फिर सरिता अपने पति गोबीलाल से को समझाते हुए बोल देती है कि खाने के लिए कुछ घर में है नहीं, आप जाके कुछ ले आइए। फिर गोबीलाल भी ठेल मठेल करते हुए चला जाता है। वो दिन पूरा बीत जाता है और फिर शाम के टाइम पे करीबन 8 बजे के आसपास गोबीलाल एक कटोरा पूरा का पूरा सब्जी का भरा हुआ लेके अपने घर अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी बीवी उससे बोली, अरे आप तो इतनी सारी सब्जी ले आए, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, इससे तो मेरे 2-2.5 हफ्ते खत्म जाएंगे। समय ऐसे ही बीतता रहता है और फिर जो राशन गोबीलाल लाया था वो खत्म हो चुका था। फिर गोबीलाल बड़े ही गुस्से और तेज स्वर में अपनी पत्नी सरिता से बोला, अरे सरिता, कुछ बनाया भी है कि नहीं? सुबह से भूखा पड़ा हुआ हूँ, तो देख रहा हूँ कि कुछ लाओ कुछ लाओ कुछ लाओ, तुम ला ही नहीं रही बना के। क्या कर दी हो रसोई में? सरिता काफी गुस्सा होती है और फिर वह गुस्से में उससे बोली, मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि घर में ज़्यादा राशन नहीं है। आप सब्जी लाए हुए आपको पूरे 15 से 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, सब्जी खत्म नहीं होगी। अब मैं घर में से कहाँ से उगाऊंगी राशन? अच्छा, तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, या भूखा ही रहना पड़ेगा आज पूरा दिन मुझे? तुम्हारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है घर को लेके, कि अगर शादी की है तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। अपनी जिम्मेदारी मत निभाना तुम कुछ। गोबीलाल के मुख से ये बात सुन के सरिता को काफी आहत होता है, परंतु सरिता टूटी नहीं। उसने गोबीलाल को तेज स्वर में जवाब देते हुए बोला कि जाकर राशन लेके आओगे तो ही खाना बनेगा, अन्यथा नहीं। गोबीलाल भी परेशान होते हुए अपने ही गांव के सरपंच दीनूनाथ जी से मिलने आ जाता है। दीनूनाथ जी बहुत अमीर होते हैं। दीनूनाथ से गोबीलाल बोला, अरे पैसे? वो तुम्हें पागल हो गए हो क्या? पैसे का मतलब भी जानते हो? पैसे कमाने से आते हैं, सोने से नहीं आते घर पे। तुम तो पूरा दिन सोते रहते हो घर पे। गोबीलाल दीनूनाथ के घर पैसे मांगने जाता है उधार, परंतु दीनूलाल गोबी की आदत जानता है। तभी गोबीलाल दीनूनाथ को अपनी बातों में उलझाते हुए बोला, अरे दीनूनाथ जी, मैं जानता हूँ कि मेरा आलस का भरा जीवन है, मैं काम नहीं करना चाहता, परंतु ऐसी बात नहीं है। मैंने काम काफी जगह ढूंढने की भी कोशिश करी, परंतु मुझे कोई मेरे आलस की वजह से काम देता ही नहीं है। अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो मुझे थोड़ा भला हो जाता, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा देता। देख भाई, वैसे तो मुझे तेरी बात पे कोई भरोसा नहीं है, परंतु तू कह रहा है कि तेरा परिवार बच चुका है, तो मैं तेरे पे भरोसा करते हुए तुझे 1500 रुपये दे देता हूँ। परंतु हाँ, मुझे उस पर कम से कम 100 रुपये का एक्स्ट्रा ब्याज भी चाहिए होगा, और मुझे ये पैसे तुझे हर हाल में 15 दिन में देने ही होंगे, अन्यथा तो मुझे जानता ही है। दीनूनाथ जितना अमीर था उतना ही दुष्ट किस्म का भी व्यक्ति था। वह अपने पैसे निकलवाना बहुत अच्छी तरह से जानता था। फिर गोबीलाल अपने घर पे पैसे लाके अपनी पत्नी सरिता को दे देता है और उससे फिर वह बोला, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ मैं 1500 रुपये। पता है तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे लाने के लिए? आप चपड़ चपड़ मत करो, कम से कम इससे 1 महीना निकालने की कोशिश करो। मैं नहीं पैसे कमाता कि तुम्हें रोज कुछ नया नया ला के खिला पाऊंगा। गोबीलाल का व्यवहार दिन प्रतिदिन काफी ज्यादा बढ़ता ही परिवर्तित ही होता जा रहा था। सरिता को जहां लगता था कि उसका पति एक अच्छा किस्म का व्यक्ति है, परंतु वह दिन प्रतिदिन उस पर ही आरोप लगाने लगता अपनी कामचोरी का। सरिता एक दिन परेशान होकर अपने घर से चली जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। और फिर गोबीलाल अपने घर में ही अकेला हो जाता है। गोबीलाल को यकीन हो जाता है कि हाँ, काम चोरी की वजह वह खुद है, कोई और नहीं। अगर वह काम ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तब भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह खुद से बोलते हुए बोला, क्या ही करूं मैं? सरिता को थोड़ा बोल के दिया गुस्से में, वो तो घर ही छोड़ के चली गई। लेकिन अब मेरा घर कैसे कटेगा? यहाँ पे बार बार
पैसे मांगने वालों के फोन आ जाते हैं, घर पे ही टपक जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ घर ही से चला ही जाता हूँ मायके। अब मैं ससुराल जाके थोड़ा आराम बराम करता हूँ। फिर गोभीलाल अपने गांव से निकल के दूसरी गांव अपने ससुराल में जाने की कोशिश करने लगता है। तभी वह देखता है कि उसके पास एक अजीब सा एक मुकुट पड़ा है जो किसी दूल्हे का है। वह मुकुट को देखते हुए बोला, ये तो बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि कितने अमीर घर के लोगों का होगा ये मुकुट। पर मैं क्या ही करूंगा ले जाके अपने ससुराल में, दूल्हा तो मैं ही हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, मैं इसे ना साइड में ही रख देता हूँ। कभी मौका मिला तो उसको अपने फायदे के लिए उपयोग कर लूंगा। फायदे में तो गोबीलाल आगे ही है। गोबीलाल करता भी वैसा ही है। वह उस मुकुट को एक अलग ही पेड़ के नीचे छुपा देता है, जहाँ पे किसी की भी नजर ना पड़े, और जब भी उसे जरूरत हो तो वह उस मुकुट को बेच के पैसे ले सके। फिर वह पूरी रात चलता ही रहता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते अपने ससुराल तक में जाने के लिए। रात बीत जाती है और फिर अगली सुबह वह अपने घर अपने ससुराल पहुंच जाता है, जहां उसकी पत्नी उसे देखते हुए चौंक जाती है। तभी गोबीलाल अपने ससुर जी से बोला, पापा जी पाँच हैं, और कैसे हैं आप? सरिता यहाँ पे आ गई थी तो मेरा घर में मन ही नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा अपने ससुराल ही घूम आऊं। तो मेरा यहाँ पे आना आप लोगों को गलत तो नहीं लगा ना? अगर लगा तो मैं घर भी जा सकता हूँ वापस। अरे नहीं नहीं बेटा, हमें क्या ही लगेगा, तुम्हारे ससुराल तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आओ। हाँ सरिता को आए हुए भी यहाँ पे काफी दिन हो गए, मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हें फोन करूँ। सरिता गोबीलाल से चाय नाश्ता पूछती है और फिर उसे खाना बना के भी खिला देती है। तभी गोबीलाल भी बड़ी ही टक्कर में बोला अपनी पत्नी से, बहुत ही अच्छा चल रहा है मेरा काम, तुम्हें क्या पता? मैंने कहा था ना किस्मत बदलती है, पर नहीं, तुम तो यहाँ पे आएंगी। अच्छी बात है जी कि आपका काम चल रहा है और आप कामकाजी हो गए हैं, परंतु मुझे भी 6 महीने हो चुके थे ना आपको घर बैठा देखते देखते। आप कमा तो नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर पे कौन आ रहा था? कर्जदार जो कर्जा मांगते। इससे आपकी और मेरी प्रतिष्ठा ही तो खराब हो रही थी। फिर गोबीलाल आराम से पेट पूजा करके सो जाता है। वहीं गोबीलाल के ससुर अपने गांव के एक फलदार के घर के बाहर खड़े होते हैं और उससे पूछा उन्होंने, अरे कल्पेश, तुम तो काफी चिंतित से लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है? और मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे तो बहुत अच्छा सा एक मुकुट आया है ना? जिसपे सोने और हीरे के भी चिन्ह है। मैं भी देख सकता हूँ क्या? बहुत नाम है तुम्हारे इस मुकुट को पूरे गाँव में। अरे क्या बताऊं मैं आपको, वही मुकुट तो मेरा 2 दिन पहले चोरी हो गया है और अभी तक मिल नहीं पाया। मैंने अपने सारे आदमियों को लगा रखा है, परंतु पता नहीं कहाँ चला गया है मुकुट। क्या वो मुकुट चोरी हो गया है? अभी उस मुकुट को आए हुए समय ही कितना हुआ था, इन चोरों को भी क्या ही कहें। फिर वह अपने घर आ जाता है और अपने दामाद और बेटे को बताते हुए बताता है कि हाँ, एक मुकुट चोरी हो चुका है गांव में, जिसमें हीरे और जवाहरात जमे थे। लाल कलर का था, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक मुकुट था। तभी उसकी बेटी बोली कि अच्छा। हाँ बेटा, बहुत ही ज्यादा परेशान था फलदार वाला। वो तो चाहता था कि जैसे ही चोर उसके हाथ में आया तो उसको मृत्यु घाटी उतार देगा। पता नहीं किसकी हिम्मत हुई उसका मुकुट को चुराने की, लेकिन जिसने भी चुराया होगा ना, धनी धनी हो गया होगा वो। लेकिन फलदार ने ये भी कहा है कि जो भी उस मुकुट को लाके देगा वो ऐसे 10 सोने के सिक्के देगा। फिर ये बात सुन के गोबीलाल के मन में एक लालच जन्म लेता है और वह सोचता है, अगर मैंने वो मुकुट कहीं बेच भी दिया तो भी उस फलदार वाले को तो पता चल ही जाएगा और वो मुझे मृत्यु तक पहुंचा ही देगा। तो क्यों ना उस मुकुट का पता लगवा ही दिया जाए खुद से। कम से कम कुछ ना से कुछ तो सही, 10 अगर सोने के सिक्के भी मिल गए तो क्या ही बुरा है घर बैठे बैठे। चलो फिर एक कहानी बना ही देता हूँ अपने ससुर और अपने बीवी को परेशान करने के लिए। अरे बापूजी, मैं आपको ना एक बात भी बताना भूल गया। मुझे ना आकाशवाणी करने का बहुत शौक है। आप चाहें
तो मैं फलदार वाले व्यक्ति के लिए भी आकाशवाणी करके कि बता सकता हूँ कि उनका मुकुट कहाँ है। परंतु मुझे 10 सिक्के नहीं चाहिए सोने के, मुझे 20 सिक्के चाहिए सोने के। क्या वो दे देंगे? सरिता को अपने पति पे थोड़ा सा आश्चर्य होता है, परंतु वह अपने पति गोबीलाल से बोली। क्या आप सही कह रहे हैं? आकाशवाणी होती है आपको? मतलब आप जो भी कहेंगे वो सत्य हो जाएगा या होता है? आपने कभी करी है? क्योंकि 6 महीने में तो मैंने कभी नहीं देखा आपको करते हुए। तभी सरिता के पिता सरिता और अपने दामाद से बोले। अगर बेटा तुम सही कह रहे हो तो फिर क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा है काम, किसी की मदद भी हो जाएगी और तुम्हारी आकाशवाणी का सबको सबूत मिल जाएगा। चलो कल हम उस फलदार वाले व्यक्ति के घर चलते हैं और तुम फिर अपनी आकाशवाणी करके बता दो कि वो मुकुट कहाँ है। फिर गोबीलाल के ससुर फलदार वाले व्यक्ति को बताते हैं कि मेरे दामाद को आकाशवाणी करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है और उनकी आकाशवाणी सत्य ही होती है। क्या पता वह तुम्हारा मुकुट तुम तक पहुंचा दे। नमस्कार, मेरा नाम गोबीलाल है और आकाशवाणी में आज से नहीं करीबन 25 सालों से करता हूँ। 10वें दिन में तब से हूँ। मैं बता सकता हूँ कि आपके मुकुट जिसके सोने और हीरे का है वो कहाँ है, परंतु मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि मुझे 10 नहीं 20 सोने के सिक्के चाहिए इसके बदले। आप दे सकते हैं? फलदार वाला व्यक्ति मान जाता है क्योंकि उसे उस करोड़ रुपए का मुकुट चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। तभी गोबीलाल आकाशवाणी करते हुए एक मंत्र का जाप करने लगता है और जैसे उसका मंत्र का जाप खत्म होता है वह फलदार वाले व्यक्ति से बोला। आपके गांव में एक प्रसिद्ध नारियल और पीपल का पेड़ है जो एक साथ लगे हुए हैं, है ना? और लेकिन वो आसपास नहीं है, वो करीब वही 4 से 5 किलोमीटर दूर जंगलों में। आपका जो मुकुट है वो वही है, जाके देख लीजिए। जैसे ही थोड़ी देर बाद वह दोनों फलदार व्यक्ति और गोबीलाल उस जगह पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वो मुकुट नारियल और पीपल के पेड़ों के बीच ही लगा हुआ है। इसको देख के फलदार वाला व्यक्ति काफी खुश होता है और उनसे बोलता है कि ठीक है। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी आकाशवाणी को, जो बोला वो हुआ। चलो, जैसे तुमने कहा था कि तुम्हें 20 सोने के सिक्के चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें 20 ही सोने के सिक्के दूंगा। परंतु हाँ, इससे ज्यादा मैं कभी कुछ नहीं दूंगा। मेरा नाम सूबेदार फलदार सिंह है, तो जरा सोच समझ के चलना, ज्यादा दिमाग अच्छा नहीं चलता। फिर वह वहां से आराम से चला जाता है और फिर गोबीलाल के ससुर जी गोबीलाल से बोले। अरे बेटा, तुम्हारा तो काम भी वहाँ पे अच्छा चल रहा है और यहाँ पे भी तुम्हारे भी नाम की जय जयकार हो रही है। मुझे तो गर्व है मेरे बेटे दामाद पे, जो मेरे दामाद तो है पर मेरे बेटे से बढ़कर है। अब बताओ तुम लोगों को आगे का क्या प्लान है? यहाँ पे रह के कुछ बिजनेस करना है कि अपने गाँव जाओगे? जब थोड़ी देर बाद सरिता के पिता घर से चले जाते हैं काम को, तब सरिता और गोबीलाल एक दूसरे से बात करते हुए बोले। अब तो हमारे पास 20 सोने के सिक्के आ ही चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि परसों चले ही जाते हैं यहाँ से, है ना? यहाँ पे रुक के क्या ही करेंगे। लेकिन उसी एक रात में एक और घटना उस गांव में घटती है और वो घटना ये होती है कि गांव के जो राजा होते हैं उनकी पत्नी का एक सोने का जो हार है जो करीबन 10 तोले का है वो चोरी हो जाता है। और यही बात बताते हुए सरिता अपने पति से बोलती है कि आपको पता है कि रानी का जो हार है वो चोरी हो चुका है। पूरे गांव में हाहाकार मच गई है। अभी 20 दिन पहले तो ये हुआ था, उनका मुकुट चोरी हुआ था, अब उनका हार चोरी हो गया। पता नहीं चोरी कौन करता है। आप आकाशवाणी करके चोर का पता नहीं लगा सकते क्या? या आप चाहें तो हार का ही पता लगा दें, राजा है। अभी गोबीलाल अपनी पत्नी सरिता से बोला। अरे पता तो मैं कर ही लूंगा, परंतु देखो मैं बिना धन के कोई काम नहीं करता। अरे ये तो मेरी योग्यता है, मैं इसे व्यर्थ क्यों करूं? अगर राजा खुद मेरे पास चल के आएगा तो मैं जरूर उसकी मदद करूंगा।
आप में अब अहंकार आ चुका है। अच्छी बात है कि आपको आकाशवाणी आती है करनी, आपके अंदर ये विद्या है, ये कला है, परंतु किसी की मदद करना तो अनुचित नहीं है ना। हमेशा धन की ओर भागेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि धन ही आपसे भाग जाए। सरिता की कोई बात गोपीलाल की समझ नहीं आती। गोपीलाल भी चिंतित होता है कि वो हार अगर मेरे को पूछा गया तो मैं पता कहाँ से लगाऊंगा। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद उसे पता भी चल जाता है। कोई बातें करते हुए उसके पास आके बता ही देता है कि वह हार किसने चुराया और कहाँ रखा है। दूसरी ओर गांव के जो राजा होते हैं वह अपने नौकर खन्नू से बोलते हैं कि अरे घन्नू, कुछ कर भी रहा है कि नहीं? तुझे एक काम दिया था कि महारानी का हार चोरी हो गया, पता लगा, लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल ही परेशान करके रखा है तूने। कुछ करेगा? अरे मालिक, आप चिंता क्यों ही कर रहे हैं? मैंने सुना है गांव में एक आकाशवाणी करने वाला व्यक्ति रहता है, गोभीलाल। उसे हम बोलते हैं ना, वही पता करके दे देगा। हम क्यों ही मेहनत करेंगे? तभी राजा बोला, हाँ, तू सच कह रहे हो? ऐसा होता है क्या कि आकाशवाणी करने से पता चल जाता है कि कोई चीज कहाँ खोई है, किसने खोई है? तो मुझे बता देगा, देख लो। अगर ये बात अनुचित निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन गोपीलाल की जो चर्चे हैं वो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गए थे। गोपीलाल के सब जय जयकार कर रहे थे कि गोपीलाल जैसा आकाशवाणी कोई भी नहीं कर सकता। गोपीलाल भी संतुष्ट था कि अगर उससे कोई आगे पूछेगा तो उसे पता है कि क्या बोलना है और क्या बोलना नहीं है। अरे राजा जी, आप यहाँ पे हमारी गरीब की कुटिया में कैसे पढ़ाए? आपको मुझसे क्या काम पड़ गया राजा जी? आप तो राजाओं के राजा हैं। गोभीलाल को ससुर बोलता है कि राजा का ये प्रस्ताव है कि राजा तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं देंगे, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि इनकी पत्नी का हीरो का हार कहाँ है। गोभीलाल को तो पता ही था कि राजकुमारी का हीरो का हार कहाँ है। वो बड़े ही टशन में बोला कि ठीक है, मुझे 100 नहीं 200 सोने की मुद्राएं चाहिए। उस हार का पता ही मैं लगा दूंगा, लेकिन हाँ, 200 मुद्राएं पहले मेरे हाथ में आनी चाहिए, और मैं कुछ आगे के बारे में सोचूंगा। ठीक है, तो फिर गोपीलाल को 200 सिक्के मिल जाते हैं सोने के, और वह बता भी देता है कि रानी का मुकुट कहाँ है, और रानी का मुकुट वहीं मिलता है होती